हेलो दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार सभी को। अ, शुभ रात्रि भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छी खासी रात हो चुकी है। अब हम आप सभी के लिए अनसॉल्व की सीरीज लेकर के आए हैं, फिजिक्स क्लास 12 की। और हम आज 2025 का एक सेट 346 जेटी करने वाले हैं। देखिएगा, हम साइड में पूरा लगा दिए हैं, उसमें से आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, हम इधर हल कराते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। दो बिंदु आवेश खंड आ में आप सभी को पता होगा कि एक एक नंबर के 6 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। का वाला है ये। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हीं आवेशों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। ये वैक्यूम पर लग रहा है। जब इनके बीच में निर्वात है तो 80 न्यूटन का बल है। आपको याद होगा एफ वैक्यूम का जो सूत्र है वो है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई R²। तो ये एफ वैक्यूम का मान दे दिया इन्होंने। जब इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो एफ के कह देते हैं उसको, हो जाएगा 1/4πε0। जो ये है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब ये माध्यम के परावैद्युतांक के शीशे में गुणा हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। तो अगर इस सूत्र को आप देखें तो इसमें 1/k आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर वही मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई R²। तो ये आपका एफ वैक्यूम है, एफ वैक्यूम और डिवाइड बाई के। तो फिर इस प्रश्न में परावैद्युतांक का मान ही इन्होंने पूछा है। एफ वैक्यूम की वैल्यू 80 है और एफ के की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 8 न्यूटन। तो अगर ध्यान से देखें तो एफ के की जो वैल्यू होती है वो एफ वैक्यूम डिवाइड बाई के। अब के का मान अगर हमको चाहिए तो एफ वैक्यूम में हम डिवाइड कर देंगे एफ के से। तो के का मान चाहिए, एफ वैक्यूम का मान 80 न्यूटन है और डिवाइड बाई एफ के का मान 8 है और आंसर हो जाएगा 10। परावैद्युतांक का मान हो जाएगा 10 और इस प्रश्न में आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न इनका कुछ इस प्रकार से है, खा वाला। देख रहे होंगे आप लोग साइड में लगे इमेज में। नाभिकीय अभिक्रिया में यक्स है। नाभिकीय अभिक्रिया इन्होंने दे दिया 2He4 और प्लस 7N14 और प्रोडक्ट है 8O17 प्लस यक्स। और इनका प्रश्न है कि ये यक्स क्या है। तो बैलेंसिंग का इक्वेशन है। आप लोगों ने 12 के न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखिए, तो इधर प्रोटॉनों की संख्या 7 और 2 9 हो रही है, जबकि इधर 8 है। तो इस यक्स ये जो कुछ भी हो, जाहिर सी बात है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होने वाली है। अब इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियन अगर आप देख रहे हो तो 14 और 4 18 है। 14 और 4 18 है और यहाँ 17 है। तो जो कुछ भी ये यक्स होगा उसमें न्यूक्लियन की संख्या भी 1 ही होगी। तो फिर विकल्प इनके पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देख लीजिए, प्रोटॉन इन्होंने विकल्प में दे रखा है और न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन। और तीसरे पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और फिर ड्यूट्रॉन। ये 4 विकल्प इन्होंने दे रखे हैं। तो चारों का सिंबल अगर आपको पता है तो फिर आपको आंसर मिल गया होगा। ड्यूट्रॉन 1H2 होता है, इलेक्ट्रॉन जो है 1β0 होता है और न्यूट्रॉन होता है 0N1 और प्रोटॉन होता है 1H1। तो एक ही दिख रहा है जिसमें Z की भी वैल्यू 1 हो और A की भी वैल्यू 1 हो। तो यक्स इससे सिमिलर हो रहा है। इसका मतलब ये जो यक्स है ये प्रोटॉन सही है और इस प्रश्न में आपका विकल्प संख्या 1 जो है वो सही होगा।
नोट करते रहे, देखते रहे, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर। देखिए, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए हम लोग बोहर का पास्टुलेट याद रखेंगे। उन्होंने कहा था कि कोणीय संवेग mvr जो होता है वो n गुणे h अपान 2 पाई, यानी h अपान 2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। तो दो उत्तरोत्तर आप एक बार n बराबर 1 रख दीजिए और एक बार n बराबर 2 रख दीजिए। n बराबर 1 पर आप पाएंगे कि कोणीय संवेग यानी mvr की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी h अपान 2 पाई, और n बराबर जब 2 रखेंगे तो आप पा जाएंगे कि mvr कोणीय संवेग की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू h अपान 2 पाई। अब दोनों का अंतर पूछा गया है, तो अंतर h अपान 2 पाई और 2 इंटू h अपान 2 पाई में अंतर कितने का है, कितने का है, तो h अपान 2 पाई का अंतर है, अंतर है h अपान 2 पाई का। और इसमें आप देखेंगे तो विकल्प संख्या 1 जो है इसमें भी सही होगा, ये सही विकल्प है। चलिए हम अगले विकल्प पर चलते हैं, ध्यान से देखते रहें। अगला विकल्प कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, घाव वाला प्रश्न है। चौथा प्रश्न, अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। बिल्कुल, ये आपको ये एक्सपेरिमेंट याद होगा, बीच में नाभिक होता है, इसी प्रयोग से खोज हुई थी। कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं क्योंकि उनकी नाभिक से दूरी अधिक होती है, ये अल्फा हैं, ये सीधे निकल गए। लेकिन जो अल्फा इस नाभिक के करीब से जाते हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण कुछ बेंड हो जाते हैं, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। तो अल्फा जो है, ये अल्फा, इस पर सबको पता है कि 2He4 अल्फा का सिंबल है, तो 2 प्रोटॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, और ये नाभिक है तो इस पर Z इंटू ई इतना पॉजिटिव चार्ज है। दो चार्ज के बीच लगने वाले बल को हम कूलामीय बल ही कहते हैं। तो जो चार विकल्प आपको दिख रहे होंगे उसमें देखिए कोई एक कूलामीय बल किसी न किसी ऑप्शन पे जरूर होगा। बिल्कुल, पहला है गुरुत्वीय बल और दूसरा है कूलामीय बल, तो ये विकल्प एकदम सही है। बाकी विकल्पों को अगर आप चाहे तो देख लीजिए, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, तो ये नहीं, कूलामीय बल ही एकदम सही विकल्प है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत, पढ़ लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति प्रास है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से ट्रिक है, रेडियो, मिर्ची, आई, लब, यू, यक्स, गर्लफ्रेंड लिख लीजिए। अब सबका अपना माने है। ये हो गया रेडियो वेव, आपका रेडियो वेव। ये यमाई का मतलब माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव हो गया। और इसमें इसके केवल यल को देखिए, तो यल फॉर विजिबल लाइट, लाइट। अब लाइट में सबको पता होना चाहिए कि ये वायलेट से लेकर के रेड तक होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड से ज्यादा ये इंफ्रारेड हो गया और वायलेट से कम अल्ट्रा वायलेट हो गया। यू का मतलब यूवी, अल्ट्रा वायलेट। और ये एक्सरे है, और यहां जी फॉर गामा। तो ये है वेवलेंथ का घटता क्रम, ये लेमडा घटते हुए, लेमडा घटते हुए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, उसके बाद अवरक्त, इंफ्रारेड यानी अवरक्त, लाइट का। अब लाइट में फिर से आपको 7 वर्ण क्रम मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और फिर वायलेट। और वायलेट से कम वेवलेंथ है उसका नाम हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी। यक्स किरणें हैं और सबसे कम वेवलेंथ गामा का होता है। और एक बात आपको पता होगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, लेमडा जिसका अधिक होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। बस ये चीज आपको याद रखना है। तो प्रश्न देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति प्रास है।
पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम एडिटिंग में फोटो लगा देंगे किसका कितना होता है। अब भैया वैल्यू याद रखिएगा, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक, ये जो रीडिंग है ये इसके वैल्यू के लगभग आसपास ही है, तो यही तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। सबसे उचित विकल्प तीसरा विकल्प ही है। छठवां प्रश्न है बहुविकल्पीय का खंड आ का, कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है, तो प्रतिबिंब का व्यास होगा। प्रश्न आप यहाँ पूरा पढ़ पा रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि एडिटिंग में जो भी लगा वो एकदम सही लगा है। तो थीटा का मान जो इन्होंने दे रखा है वो 0.5 डिग्री है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 11 में एक पहले ही चैप्टर में होता है लंबन विधि, तो यहाँ सन है या वो लेंस है जिसकी सहायता से फोकसित किया जा रहा है, और यही हम लोगों से पूछा है कि प्रतिबिंब का डायमीटर कितना होगा d, और ये f है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और ये थीटा, तो थीटा का मान रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। थीटा इज इक्वल टू 0.5 का गुणा कर देंगे हम पाई डिवाइड बाई 180 से, तो 0.5 को 1/2 अगर लिख दें तो ये हो गया पाई डिवाइड बाई 360, तो 3.14 वैल्यू रखिए पाई की, और उसमें 360 से भाग करिए, आंसर कितना मिलेगा इसका 0.0087 भाग करके आप चेक कर लीजिएगा, ये थीटा मिल गया, ये अप्रॉक्स उतनी ही वैल्यू आएगी। अब थीटा जैसे मिला, अब इस डी का मान चाहिए, तो सिंपल सा सूत्र यूज करिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिए स्मॉल डी और डिवाइड बाई कैपिटल डी की जगह पर इसमें एफ लिखा हुआ है, तो स्मॉल डी चाहिए, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू थीटा इंटू एफ, तो थीटा का मान ये हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.0087 और गुणे एफ का मान 50, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आप गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0.43 सेंटीमीटर, जो इसमें चौथे विकल्प पर मौजूद है, और चौथा विकल्प इसमें सही है। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। तो अब हम देखेंगे खंड बा, ये भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, का में लिखा है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे डी ब्रॉगली, सबसे पहले आप जानिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो इक्वेशन है, ये भी कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है, याद रखिएगा लेमडा इज इक्वल टू पी एच डिवाइड बाई पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन कहलाता है। अब इसे कहा है गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात कीजिए, तो एक बेसिक सा सूत्र है, 9th की फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है, 11th में वर्क और एनर्जी चैप्टर में आप लोग पढ़े होते हैं, P बराबर √2m_k, ये वैल्यू याद रखिएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू आंसर हो गया आपका h/√2m_k, ये आंसर है। हम एक बात जरूर यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि यहाँ हम पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, जरूर हम एक वीडियो जल्द ही आपको अपलोड करके देंगे कि पेपर में आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो अभी हम सॉल्व करा दे रहे हैं, हम तरीका भी जरूर एक वीडियो में बता देंगे आपको। ये आंसर है इसका, लेमडा इज इक्वल टू h/2m_k, जहाँ m उस कण का द्रव्यमान और k उस कण की गतिज ऊर्जा है, जिसका डी ब्रॉगली इक्वेशन ये लेमडा हमने लिखा हुआ है, h प्लांक का कांस्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, देखिए दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान sin इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। एक बेसिक सा डिफिनीशन 10th लेवल फिजिक्स का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप लोगों को एक सूत्र मिला होगा कि साइन सी इक्वल टू 1/n, या आप इससे यहां लिख सकते हैं C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो गई। अब प्रिज्म से अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए तो प्रकाश प्रिज्म के पहले फलक पर 90 डिग्री पर आपतित होना चाहिए। और एक सीधी सी बात आप याद रखिएगा कि यदि प्रकाश प्रिज्म के पहले फलक पर लंबवत आपतित होता है, लंबवत गिरता है, तब आई का मान प्रिज्म कोण ए के बराबर होगा। जो जहां की प्रिज्म कोण है, ये आप सिद्ध कर सकते हैं, बेसिक ज्योमेट्री से हो जाएगा। आई इज इक्वल टू ए, जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। गिरता है तो आई का मान ए के बराबर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको याद होना चाहिए कि आई का मान सी से अधिक होना चाहिए, जहां सी क्रिटिकल एंगल है। ये क्रिटिकल एंगल है, जहां सी हम यहां लिख दें, जहां सी क्रांतिक कोण है, तो आई का मान सी से अधिक होना चाहिए। लेकिन यहां पर आई बराबर ए है, इसलिए आई का मान ए से अधिक होना चाहिए। और ए का मान आई इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया। आई इज ग्रेटर देन सी, आई का मान ए से अधिक है, तो ए का मान सी से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से सी की वैल्यू आप देखिए, लिखा है साइन इनवर्स 1/n, यानी ए इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n, और यही सिद्ध करना है। बस इस प्रश्न में ये एक डाटा, ये एक रीडिंग या एक शर्त, जो भी आप कहिए इसको, ये आपको याद रखना होगा और लिखना होगा एकदम हाईलाइट करके। ये प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए, ये खा वाला प्रश्न है, खंड बा का। देखिए गा वाला प्रश्न है, खंड बा का गा। समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात दिया है। व्यासों का अनुपात d1 रेशियो d2 इज इक्वल टू 2/1। 2:1 में ये दोनों के व्यास हैं। लंबाई दोनों की समान है, दो तार हैं, उनकी लंबाइयां समान है। इसकी जगह पर यल रख देंगे। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो अगर हम L1 वाली लंबाई के प्रतिरोध को R1 और दूसरे को R2 कहें, तो कुल मिलाकर हमें R1 रेशियो R2 का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, एक बेसिक सूत्र आप पढ़े होंगे, R इज इक्वल टू सूत्र है रो इंटू यल डिवाइड बाई ए। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं R1 की वैल्यू होगी रो, दोनों पदार्थ सेम है इसलिए रो 1 रो 2 नहीं होगा, रो ही होगा, और इंटू यल क्योंकि लंबाइयां भी सेम है, और डिवाइड बाई A1। और हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं R1/R2, तो यही लिख लेते हैं साथ में रो इंटू यल डिवाइड बाई A2। तो रो से रो और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आपका A2 डिवाइड बाई A1। तो हम इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास d पता है, तो A2 तो पाई इंटू D2 डिवाइड बाई 2, ये R2 बन जाएगा, का होल स्क्वायर अपान पाई इंटू D1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया आपका R1 डिवाइड बाई R2। इसकी वैल्यू हो गई D2 अपान D1 का होल स्क्वायर, और D2 बाई D1 की वैल्यू आपके पास है, तो ये मिल जाएगा आपको
4/1। तो R1 रेशियो R2 की वैल्यू आ जाएगी 4:1। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, D1/D2 की वैल्यू हमें पता है, तो ये D2/D1 है। तो यहाँ D1/D2 जो हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 आएगा। कष्ट के लिए खेद, थोड़ा एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। हो गया? नोट करें तो इसका फिर अगला पार्ट हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हम थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के पहले आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी बताना चाहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन अगर आप समझ लीजिए, कार्यफलन W इज इक्वल टू H इंटू न्यू जीरो। ये वो आवश्यक ऊर्जा होता है जो किसी भी सतह से, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। अगर वर्क फंक्शन से कम ऊर्जा किसी धात्विक सतह पर आपतित हुई तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मतलब डिफिनीशन बनती है कि धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं या देहली ऊर्जा कहते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं Hc डिवाइड बाई लेमडा जीरो, जहां लेमडा जीरो ही देहली तरंगदैर्घ्य है। देहली तरंगदैर्घ्य। तो अब यहां लेमडा अपान में है, यानी अगर लेमडा के मान को बढ़ाएंगे तो कार्यफलन घटेगा और लेमडा के मान को घटाएंगे तो कार्यफलन बढ़ेगा। तो धात्विक सतह से या देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। जब ऊर्जा न्यूनतम है तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक है। उत्सर्जन हेतु आवश्यक है और इसे लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ये एक बेसिक सी डिफिनीशन है, एक नंबर में ही है तो बहुत ज्यादा आपको उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये डिफिनीशन एक बार आप देख लीजिए। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। इसे लेमडा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने एक चित्र दे रखा है। चित्र हम पहले यहां बना देते हैं, देखिएगा। ये है खंड बा का 5वां क्वेश्चन, अंगा। और इसमें धारा इस प्रकार से I एम्पियर की प्रवाहित हो रही है और यहाँ एक अर्धवृत्ताकार लूप बनाया है इन्होंने और ये उस अर्धवृत्ताकार लूप का केंद्र है O और इस अर्धवृत्ताकार लूप की रेडियस है कैपिटल R। और प्रश्न है, दर्शाए गए तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण और R त्रिज्या के अर्धवृत्त के कारण। तो इसी O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले तो तार के सीधे भाग के कारण, तो सीधे तार के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अब अगर एक्सप्लेन करना हो कि क्यों 0 होगा
तो फिर ये देखिए, ये तार को अगर हम सीधा रखें तो ये O से ही होकर जा रहा है, और सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू 0 इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब ये जो आर मतलब तार से दूरी, अब तार तो उसी O से ही होकर के जा रहा है, तो कोई दूरी रह नहीं गई, इसलिए ये जो है शून्य होगा। ठीक है ना। वो तार से ऊपर नीचे कुछ चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, जहां से तार होकर के ही जा रहा है उस बिंदु पर हमेशा शून्य होगा। अब अर्धवृत्त के कारण निकाल देते हैं। अर्धवृत्त के कारण, अर्धवृत्त के कारण होगा क्या, देखिए ध्यान से। पूरे वृत्त का सूत्र होता है म्यू 0 इंटू आई डिवाइड बाई 2 इंटू आर। बेसिक सा अंतर आप याद रखिएगा कि म्यू 0 इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर कर देंगे तो सीधे तार के कारण बन जाएगा, और म्यू 0 इंटू आई डिवाइड बाई 2 आर कर देंगे, पाई गायब कर देंगे तो वृत्त के कारण। लेकिन वृत्त आधा है तो पूरे वृत्त का आधा, तो यही आपका आंसर हो गया म्यू 0 इंटू आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। खैर इस प्रश्न में पूछा नहीं है, अगर दिशा भी पूछे तो हम दाएं हाथ की हथेली से निकाल लेंगे। ये देखिए धारा की दिशा और ये O की दिशा, तो ये हथेलियां अंदर की ओर मुड़ रही हैं, तो दिशा हो जाएगी कागज तल के अभिलंबवत, कागज तल के अभिलंबवत अंदर की ओर, कागज तल के अभिलंबवत अंदर की ओर। ये हो गया। अगला खंड बा में भी कुल 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें से एक प्रश्न इनका छठवां है चा वाले पर का प्रश्न है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? एक डिफिनीशन है, 1 नंबर में पूछा गया है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। और ये प्रकाश के व्यतिकरण में आपने जब पढ़ा था प्रकाश का व्यतिकरण, तो उसमें शुरुआत में ही ये टॉपिक पढ़ा दिया जाता है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। बेसिक सा 1 लाइन का डिफिनेशन है, 2 ऐसे स्रोत जिनके मध्य कलांतर या तो शून्य हो अथवा नियत हो। 2 ऐसे स्रोत जिनके मध्य कलांतर या तो शून्य हो अथवा नियत हो, वे आपस में कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो बस इस वीडियो में हमने 2 पार्ट कवर किया, खंड आ और खंड बा। 1-1 नंबर के 6 प्रश्न आ में थे और 1-1 नंबर के 6 प्रश्न बा में थे। तो अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पांस आया तो हम पार्ट बाय पार्ट, चूंकि एक ही वीडियो में पूरा सेट करना संभव नहीं है, लगभग 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर हल करने के लिए मिलते हैं, तो अगर यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम एक ही साल के कम से कम 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक वीडियो में खंड आ और बा रहेगा, दूसरे में खंड सा व दा का एक भाग रहेगा, और लास्ट में खंड या हम कर लेंगे। तो ये वीडियो वैसे भी आधे घंटे के आसपास हो गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो 12 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और यदि पसंद आए तो सपोर्ट भी करिए, और कमेंट में ज़रूर कुछ आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पर्टिकुलर किसी सेट में आपका फंसा हुआ हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, हम बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आप YouTube पर ही कमेंट कर दिया करिए, या इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम का भी एक पेज है, उस पर भी आप DM कर सकते हैं फोटो खींच करके क्वेश्चन का। हम जरूर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।